जिसमें हम जो मेन ज्यूरिस्ट हैं नाइटिंगेल स्कूल के उनको देख रहे थे। और उसी संदर्भ में आज हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो भाग में बांटा था ऑस्टिन ने। उस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 9 जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो इसमें देखेंगे कि हम जो विधि शास्त्र का वर्गीकरण है, तो ऑस्टिन के मत के अनुसार उन्होंने क्या किया था, सामान्य मतलब जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और स्पेशल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बांटा था। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे और आगे हम देखेंगे कि इस जो वर्गीकरण है या इस विभाजन से जो हॉलैंड है और सामंड है वो कहां तक सहमत थे और उनका क्या कहना था। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि ऑस्टिन ने किन दो भागों में ज्यूरिस्प्रूडेंस को बांटा था और उन्होंने क्या परिभाषा दी थी जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस की और स्पेशल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, और जो ज्यूरिस्ट हैं हॉलैंड और सामंड जो हैं उनका क्या मत था इस क्लासिफिकेशन में, वो इनका सपोर्ट करते थे या विरोध करते थे। उन चीजों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखो, जो ऑस्टिन है उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा था। एक तो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, मतलब सामान्य विधि शास्त्र, और दूसरा है स्पेशल मतलब विशिष्ट विधि शास्त्र। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस ज्यूरिस्ट ने जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और स्पेशल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस को वर्गीकृत किया था या इन दो भागों में विभाजित किया था, ऐसे करके। अब इसी संदर्भ में हम सबसे पहले देखेंगे कि सामान्य विधि शास्त्र मतलब जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये क्या होता है। तो सामान्य विधि शास्त्र का मतलब है सुस्पष्ट विधि का ऐसा विज्ञान है जो किसी एक खास जगह तक सीमित नहीं होता है। मतलब कि अगर यहां पे हम कोई एरिया बना के रखें, इस उदाहरण से समझेंगे कि एज अ साइंस हम किसी जो सुस्पष्ट लॉ है, ठीक है, उस लॉ का स्टडी करते हैं और वो किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं होता है, ठीक है, पूरी जगह जो है यहां तक वो कवर करता है। तो ऐसे जो जब हम ऐसा अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सामान्य विधि शास्त्र कहलाता है। और ये अलग अलग समुदायों में पाए जाने वाली जो विधियां हैं उनकी अलग अलग पद्धतियों का विज्ञान होता है। और ये इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सार्वभौमिक या फिर यूनिवर्सल होती है, और कानून की विभिन्न व्यवस्थाओं का लेखा जोखा रखती है। मतलब कि जो जुडिशियल सेटअप है ना, कानूनी व्यवस्था जो है उसका अध्ययन करते हैं हम इसके अंतर्गत। तो ये इस तरीके का जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शुद्ध, एक मतलब दूसरा जो पर्यायवाची शब्द देखें इसके लिए तो एक शुद्ध विधि शास्त्र भी कहा जाता है इसको, और यह सार्वभौमिक विधि शास्त्र या यूनिवर्सल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहलाता है। तो ये दो पर्यायवाची हैं इसके, जो जनरल मतलब सामान्य विधि शास्त्र को शुद्ध विधि शास्त्र या फिर सार्वभौमिक या यूनिवर्सल विधि शास्त्र भी कहा जाता है। अब इस विधि शास्त्र मतलब सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत सभी विधिक प्रणालियों में समान रूप से पाए जाते हैं। मतलब कि ये किसी मतलब क्षेत्र विशेष के लिए संदर्भित नहीं होता है। ये व्यवस्था जो है वो सभी जगह समान रूप से पाई जाती है। अब यहां पे क्या है कि ऑस्टिन ने कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया था कि हम किसी भी विधि शास्त्र को सामान्य विधि शास्त्र कैसे कहेंगे। तो कुछ देखिए, जैसे जो कर्तव्य ड्यूटी है, अधिकार राइट, संप्रभुता सॉवरेंटी, ठीक है, क्षति डैमेज है, पनिशमेंट है या फिर रेमेडीज वगैरह है, उनके लिए सामान्य रूप से ये जो सिद्धांत हैं वो सामान्य रूप से उसके उदाहरण है कि सभी जगह सार्वभौमिक होते हैं। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है उसमें अगर हम देखना चाहें तो यहां पे क्या होता है कि लिखित और अलिखित, है ना, कि जो विधियां स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं और जो विधियां व्यवहार के रूप में काम में आ रही हैं मतलब अलिखित विधियां हैं, उनके बीच में विभेद होता है।
तो ये दो अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। तो सामान्य विधि शास्त्र में ये माना जाता है और सामान्य रूप से सभी जगह ये प्रचलित होती हैं। फिर तीसरा बिंदु में हम जब देखें, थर्ड पॉइंट देखें, तो ये संपूर्ण समाज के विरुद्ध प्राप्त अधिकार होते हैं इसमें। मतलब आपको जो लोकलक्षी अधिकार मिलेंगे कि ये ऐसे अधिकार जो आपको प्राप्त होते हैं वो अधिकार संपूर्ण समाज के प्रति आपको मिलते हैं। तो जब हम अधिकार का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे लोकलक्षी अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जब हम सामान्य विधि शास्त्र में अध्ययन करते हैं तो ये लोकलक्षी प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो संपूर्ण समाज के विरुद्ध आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो बताता है कि संपत्ति संबंधी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं उनका भी अध्ययन होता है। और अंतिम जो बिंदु है वो ये बताता है कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक नियम, ठीक है, कि भंग, मतलब जब इनका ब्रीच होता है तो इन दोनों में भी अंतर पाया जाता है। तो व्यक्तिगत अधिकारों के नियम जब भंग होंगे तो व्यक्तिगत कार्यवाही की जाएगी, और सार्वजनिक अधिकारों को जब भंग किया जाएगा या उनको तोड़ा जाएगा तो उनके उनके ऊपर उस अधिकार के लिए जो कार्यवाही की जाएगी वो अलग प्रकार की होगी। तो इन दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में विभेद होता है, इन चीजों को देखा जाता है सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया कि सामान्य विधि शास्त्र क्या होता है और उसकी उसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है और किन किन सिद्धांतों का हम उस सामान्य विधि शास्त्र में अध्ययन करते हैं, ऐसे करके। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर जो है या स्पेशल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसको क्या बोला जाता है। तो विशिष्ट विधि शास्त्र को अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट विधि शास्त्र क्या होता है। तो सामान्य रूप से आप देखिए कि विशिष्ट विधि शास्त्र या पर्टिकुलर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ऐसा विज्ञान होता है जो एक विधान विशेष का अध्ययन करता है। मतलब एक विशिष्ट विधि का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, विशिष्ट विधि शास्त्र कहलाता है। अब ये चाहे तो वर्तमान काल का भी हो सकता है और चाहे तो भूतकाल का भी हो सकता है, और इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है। और अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ये किसी विशेष राष्ट्र के क्षेत्र तक ही सीमित होता है, इसीलिए हम इसको राष्ट्रीय विधि भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि कह सकते हैं इसको। तो ये सार्वभौमिक विधि शास्त्र और ये राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी। तो यहां पे विशिष्ट विधि शास्त्र जो है वो राष्ट्रीय विधि शास्त्र कहा जा सकता है। अब सामान्य विधि शास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो विशिष्ट, जैसे आप कंपेयर करके देखेंगे तो इसका जो क्षेत्र है सामान्य का, वो सीधी सी बात है कि जब आप देखें कि क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है ये, तो इसका जो सामान्य विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है वो विशिष्ट विधि क्षेत्र से विस्तृत ही होगा। और अगर आसान भाषा में हम कहना चाहें तो विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित विधिक प्रणाली के अनुभाग का ही विज्ञान होता है, सार रूप में। अब देखो कि सामान्य विधि शास्त्र एक सार्वभौमिक विधि शास्त्र होता है, जबकि एक विशिष्ट, अब हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे, और जबकि एक विशिष्ट विधि शास्त्र एक देश तक ही सीमित रहने वाले संकीर्ण विधि शास्त्र का उदाहरण होता है। सामान्य विधि शास्त्र के लिए ऑस्टिन ने कहा है कि सुस्पष्ट विधि का दर्शन होता है, और यहां पर दर्शन से उनका जो तात्पर्य है वो वैज्ञानिक अध्ययन से है, न कि दार्शनिक पक्ष से है। परंतु जैसे ही हम क्या करते हैं, विधि शास्त्र किसी एक वैधानिक व्यवस्था से अपने तथ्यों को एकत्रित करता है और उसके बुनियादी सिद्धांतों की विवेचना करता है, वैसे ही वह विशिष्ट विधि शास्त्र हो जाता है। और ऑस्टिन ने इस बात पर और अधिक बल दिया था कि विशिष्ट विधि शास्त्र किसी विशेष वैधानिक व्यवस्था या इसके किसी अंश का विज्ञान होता है, और केवल व्यवहारिक विधि शास्त्र ही विशिष्ट विधि शास्त्र हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विशिष्ट विधि शास्त्र क्या होता है और सामान्य विधि शास्त्र क्या होता है। अब हम इसकी समालोचना करते हैं और देखते हैं कि ऑस्टिन का ये जो विभाजन है, ये वर्गीकरण जो है, वो बहुत से विधि शास्त्रियों ने इनकी बहुत कड़ी आलोचना की है, और इन आलोचकों में जो प्रमुख आलोचक हैं वो सामंड, हॉलैंड और डायस हैं। अब हम इनको देखेंगे कि इन्होंने किस आधार पे
जो इस विभाजन का जो है वो विरोध किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामंड को। तो सामंड ने क्या किया, ऑस्टिन के विभाजन की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह कहना गलत है कि सामान्य विधि शास्त्र का तात्पर्य सभी देशों की वैधानिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये आधार देख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि जो सामंत ने यहाँ पे जो इसकी आलोचना की है इस विभाजन की, उसका जो आधार है वो है अव्यवहारिकता। और जो हॉलैंड है उन्होंने जो आधार लिया है इसकी आलोचना का वो है इनका वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है उसको आधार लिया हुआ है। और जो डायस हैं वो जो आलोचना करते हैं इनकी, वो करते हैं अस्पष्टता के आधार पे। तो ये सब का आधार अलग अलग है और हम अब देखेंगे कि इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ऑस्टिन का बोलना है, ऑस्टिन का जो बोलना था कि सभी देशों की वैधानिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सिद्धांतों की विवेचना करता है और किसी एक देश की वैधानिक व्यवस्था के सिद्धांतों का विवेचन नहीं करता है। ठीक है, जो क्या है मतलब सार्वभौमिक विधि शास्त्र जो है, सामान्य विधि शास्त्र है, उसके बारे में। तो अब यहां पे देखो कि ये एक सत्य है कि सामान्य विधि शास्त्र उन सिद्धांतों का वर्णन करता है जो विभिन्न परिपक्व वैधानिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं। परंतु यदि कोई सिद्धांत संसार की विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं में प्राप्त है तो इतने से ही वह सिद्धांत विधि शास्त्र की विषय सामग्री नहीं हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी विधि शास्त्र का केवल एक ही देश की वैधानिक व्यवस्था स्वीकार करती है तब ही वह अपनी महत्ता के अनुसार विधि शास्त्र की विषय वस्तु सामग्री हो सकती है। तो ये जो अध्ययन है, मतलब यहां पे समझने का प्रयास करें कि अगर सभी देशों में वो सामान्य रूप से पाई जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसका विषय बन जाए विधि शास्त्र का। और दूसरी चीज है कि ऐसी विधिक व्यवस्था यदि केवल एक देश में ही होती है तो वो नहीं होगी विधि शास्त्र का विषय, ये भी कहना उचित नहीं है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था ऑस्टिन ने, तो व्यवहारिकता के आधार पे है ना, कि व्यवहार रूप में क्या होता है, तो उस आधार पे सामंत ने क्या किया था, इस जो ऑस्टिन के वर्गीकरण है उसकी आलोचना की थी। तो इनका जो आधार था वो क्या था, अव्यवहारिकता। अब देखो यहां पे हम देखेंगे हॉलैंड को। तो हॉलैंड का कहना यह था कि ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को विशिष्ट इस कारण से बताया है कि इसकी कोई जो विषय सामग्री होती है ना वो विशिष्ट प्रकार की होती है ऐसे करके। तो ये कहना था ऑस्टिन का। तो इस कारण विशिष्ट, अब यहां पे जो हॉलैंड है उनका बोलना है कि कोई विधि शास्त्र विशिष्ट इसलिए नहीं होता है कि वो किसी विशिष्ट सामग्री से है, और यह संभव है कि विधि के शास्त्र को केवल एक ही वैधानिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जा सकता है ना। जैसे आप अगर भारत का ही केवल विधिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो अगर विशिष्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत अगर हम इसको करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल भारत के ही विशिष्ट विधिक व्यवस्था का अध्ययन करें। तो इसको सीमित रखा जा रहा है, ये बोलना जो है ऑस्टिन का, उससे वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं हॉलैंड। और ये कहते हैं कि किसी शास्त्र को अधिक गहनता प्रदान करने के लिए, एकदम गूढ़ रूप से समझने के लिए, इसके निर्णयों को गंभीरता प्रदान करने के लिए, इस विज्ञान को अधिक सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि विधि शास्त्री अधिक विस्तृत अध्ययन से अपने तथ्यों को एकत्रित करें, तब उसके बाद ही वो अपना निर्णय दें और निर्णय तक पहुंचे। तो ये आधार था किसका, हॉलैंड का, कि ये जो वर्गीकरण किया गया है ऑस्टिन के द्वारा वो वर्गीकरण उचित नहीं है। तो इस आधार पर हॉलैंड ने इनकी इस वर्गीकरण की आलोचना की थी। उसके बाद जो डायस हैं, तो वो उनका जो कहना था वो ये था कि जो ऑस्टिन की जो उन्होंने आधार लिया है वर्गीकरण का, वो आधार जो है वो अस्पष्ट है ऐसे करके। तो हमने तीन जो ज्यूरिस्ट है उनको देखा, सामंत, हॉलैंड और डायस। अब देखो कि हॉलैंड जो बोलते हैं कि जिन आधार पे ऑस्टिन ने विशिष्ट विधि शास्त्र की आलोचना की है ऑस्टिन के, कि हो सकता है कि विशिष्ट विधि शास्त्र के लिए किसी एक जरिए से आंकड़े या सामग्री ली गई हो,
तो उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, जब ऑस्टिन ने वर्गीकरण किया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा कि किसी एक तरीके से ही आंकड़ों को एकत्रित किया होगा। विशिष्ट विधि शास्त्र के लिए किसी एक जरिए से आंकड़े और सामग्री जब आप एकत्रित करते हो तो ऐसी संभावना है कि ये जो आधार है वर्गीकरण का वो मिथक हो सकता है। और जब उन आंकड़ों या सामग्री से बुनियादी जो मूलभूत सिद्धांत हैं को जब आप तर्कों पे लागू करते हैं तो वे बुनियादी जो मूलभूत सिद्धांत हैं हर जगह माने जाएंगे और उन पर अमल किया जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए ऐसे विधि शास्त्र को विशिष्ट विधि शास्त्र नहीं कहा जा सकता है। तो इनका जो आधार है, ठीक है, उस आधार पे आपने आंकड़े एकत्रित किए एक जगह से और उन्हीं सभी आंकड़ों को आप अगर ये समझते हैं कि वो सभी जगह सार्वभौमिक रूप से लागू होंगे तो ऐसा कहना भी उचित नहीं होता है। तो इस प्रकार हम जब कंक्लूड करें चीजों को तो इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ऑस्टिन की जो सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र नाम की ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है। और ये जो है अगर अगर सार रूप से कहें तो ये जो वर्गीकरण है ये वर्गीकरण क्या है, एक मिथक ही है। ठीक, तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने क्या देखा कि ऑस्टिन ने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का वर्गीकरण किया है, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्पेशल या पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, तो वो क्या होता है ऑस्टिन के हिसाब से हमने उसको देखा। और समालोचना में हमने देखा कि जो ज्यूरिस्ट हैं सामर्न, हॉलैंड और डायस, इन्होंने किन किन आधारों पे इस वर्गीकरण की आलोचना की है। और सार रूप में हम अगर देखें तर्कों के हिसाब से तो ये हम निर्णय निकाल सकते हैं, निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि ये जो वर्गीकरण है ऑस्टिन के द्वारा किया गया है ये एक मिथक जैसा ही प्रतीत होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो आज की क्लास का ये जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।